नमस्कार साथियों, अब हम फिर से तैयार हैं गॉड द गड्डी चैनल पर आपकी कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह को पूरा करने के लिए। तो पद्य भाग है वह पूर्ण होने जा रहा है। पद्य भाग का अंतिम पाठ है, पाठ नंबर 9 है। उमाशंकर जोशी जी जो एक गुजराती कवि हैं, तो इन गुजराती कवि की 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में आई हैं। तो पहले इनका कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके पश्चात इनकी 2 कविताओं का भावार्थ पढ़ेंगे और फिर प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कवि परिचय से। उमाशंकर जोशी, इनका जन्म सन 1911 में बामना गांव में बनासकांठा में गुजरात में हुआ। तो याद रहने लायक है वैसे, बामना गांव बनासकांठा ब तो बामना बनासकांठा जोशी जी, बामना बनासकांठा जोशी जी। अब जोशी जी है तो जाहिर सी बात है, प्राचीन काल में इनके जमाने में 11 रुपए की दक्षिणा बहुत अच्छी होती थी। तो 1911 में इनका जन्म हुआ है। तो इसी प्रकार से इनकी मृत्यु का समय है वह भी याद रह जाएगा। तो शुरुआत इनकी 2 बार 1 से और मृत्यु इनकी 2 बार 8 से हुई थी, यानी 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। पेशा इनका क्या क्या रहा, इनका कार्य, इन्होंने लेखन का कार्य किया, लेखक बने, कविताएं लिखी, कवि बने, अध्यापक बने, साथ ही साथ इन्होंने कई सारी पत्रिकाओं का संपादन किया। पत्रिकाओं के नाम नीचे लिखे हैं, देखिए, गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, स्वप्न प्रयाण, महारा सोनेट, इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। फिर उसके बाद देखिए इनकी रचनाएं हैं, वो हमारे पाठ्यक्रम में जो लिखी हुई है पुस्तक में, एनसीईआरटी की बुक में, वे छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये तो हमारे पाठ्यक्रम में आई है। विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, महाप्रस्थान, अभिज्ञा आदि इनकी एकांकियां हैं। सापना भारा और शहीद इनकी 2 कहानियां हैं। श्रावणी मेणो और विसामो, श्रावणी मेणो और विसामो इनके उपन्यास है। पारकांजन्या इनका निबंध है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, देखिए, विश्व शांति के लिए गंगोत्री में जाके स्नान करो, विश्व शांति के लिए गंगोत्री में जाके स्नान करो। निशीथ में कभी नहीं जाना चाहिए, निशीथ यानी अर्धरात्रि में कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, निशीथ में कभी नहीं जाना चाहिए। और प्राचीन काल में आतिथ्य सत्कार का बहुत महत्व होता था, प्राचीन काल में आतिथ्य सत्कार का बहुत महत्व होता था। और जो दुनिया अब धीरे धीरे करके जहां से जा रहे हैं, महाप्रस्थान हो रहा है। अभिज्ञा, अभिज्ञा यानी विशेष रूप से जानकारी, यानी बहुत ही ज्यादा समझदारी, ज्ञानी व्यक्ति के लिए अभिज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। अनभिज्ञ और अभिज्ञ में अंतर होता है। अन का मतलब नहीं है जो जानकार, और अभिज्ञ का मतलब होता है विशिष्ट रूप से जो जानकार है, उसको कहा जाता है। सापना भारा शहीद, सापना भारा शहीद, सापना भारा शहीद इनकी कहानियां हैं। श्रावणी मेणो विश्रामो, श्रावणी मेणो विश्रामो, ये उपन्यास है। इनको जो पुरस्कार मिले हैं वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो हिंदी के क्षेत्र के सबसे उच्च पुरस्कारों में से है। साथ ही इन्हें जेल में रह करके इन्होंने विश्व शांति नाम से इन्होंने कविता लिखी। विश्व शांति कविता इन्होंने जेल में रह करके लिखी, न जाने कौन सी शांति के कारण इनको जेल में डाला गया। आजादी के आंदोलनों में भाग लिया था इन्होंने। गांधी जी के जो आंदोलन हुए थे, इससे पहले वाले जो कवि थे उन्होंने भी उसमें भाग लिया है। तो फिराक गोरखपुरी जी, उन्होंने भी जो है जेल की यात्राएं की, इन्होंने भी जेल की यात्रा की, इन्होंने जेल में विश्व शांति कविता लिखी। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है उसका, और उत्तर रामचरित जो भवभूति जी की रचना है उसका, इन दोनों ही रचनाओं का इन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया है। गुजरात विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे हैं। और इन संपादित जो रचनाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, उनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। आज जो हम पाठ्यक्रम में पढ़ने जा रहे हैं वो 2 कविताएं हैं। तो देखिए, चलिए चलते हैं पहली कविता की ओर। छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत है, ये इनकी पहली कविता है। और इन्होंने ये कविता जो लिखी है वो लिखी है अपने लेखन कार्य से संबंधित। एक कवि होता है, एक लेखक होता है, उसका जो छोटा सा खेत है
वो होता है एक पन्ना, और उस पन्ने के ऊपर वह अपनी भावनाओं, अपनी कल्पनाओं के बीजों के माध्यम से अपने तरीके से फसल उगाता है। कवि स्वयं को किसान के समान बताते हैं और किसान से तुलना करते हुए वो अपनी इस कविता को लिख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस कविता की ओर। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। जिस प्रकार से किसान का एक खेत होता है, उसी प्रकार से मेरा भी एक खेत है, वो है मेरा पन्ना, पृष्ठ। और उसी के ऊपर मैं अपनी कलम से कई सारे बीजों को अंकुरित करता हूं, कई सारी कविताओं का लेखन करता हूं। अब देखिए वो बीज कहाँ अंकुरित होंगे, कहाँ जाएंगे, देखते हैं। कोई अंधड़ कहीं से आया, अंधड़ यहाँ पर है भावों विचारों का अंधड़, कल्पनाओं के रूप में आएगा, बाद में होगा। पहले भाव आए, विचार आए, खूब सारे भाव जब इकट्ठे हो गए तो वह भाव विचारों का अंधड़ आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। यानी हृदय के अंदर, मन के अंदर कुछ ही क्षणों में वो बीज है वहां पर बो दिया गया। वह बीज कल्पना के रसायनों को पीकर बीज गल गया निशेष। यानी कल्पना के रसायन, मन के अंदर अनेक प्रकार की कल्पनाएं, भावनाओं का मिश्रण हुई और उसके बाद में वो पूरा का पूरा जो बीज है वह गल गया। और विभिन्न प्रकार के रसायन, यहाँ पर हृदय की भावनाएं हैं सारी, चाहे काम, क्रोध, प्रेम है, स्नेह, लगाव है, सारी भावनाएं एक जगह एकत्रित हुई। किस प्रकार से वो प्रकट होगी देखिए। बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। और हृदय के अंदर वो पंक्तिबद्धता प्राप्त हुई, धीरे धीरे करके वह पंक्तियां बनने लगी, हृदय के भावों को पंक्तिबद्धता प्राप्त हुई और वह पंक्तियां धीरे धीरे करके मन से, हाथों के माध्यम से धरातल पर उतरने को तैयार हुई। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, और विभिन्न प्रकार के फूल पत्ते अर्थात उनका उनका अलंकरण किया गया, उन्हें सजाया गया, मन के भावों को सजाया गया, अलंकृत उन्हें किया गया। यानी उनके अंदर रस, अलंकार, छंद, व्याकरणिक संपूर्ण विशेषताओं का उन्होंने समावेश कर दिया गया। झूमने लगे फल, रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती। और ये जो कविता थी, इस कविताओं को मैंने उस पन्ने पर उकेर दिया, और इस पूरे पन्ने पर जो जो ये सारे भाव, अलंकार, छंद आदि से युक्त कविता मैंने लिखी, उस कविता को लिखने के बाद में ये एक ऐसा वृक्ष बना जिसके ऊपर खूब सारे फल लगे हुए हैं, उससे अलौकिक अमृत रूपी रस है वह छलकने लगा। यानी जब इस कविता को कोई अर्थ बोध के साथ पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसके रस से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। कविता को पढ़ने से अलौकिक आनंद, अलौकिक रस की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के रसों से युक्त कविताएं होती है। अमृत धाराएं फूटती हैं, रोपाई क्षण की और कटाई अनंतता की। जब एक कविता लिख दी जाती है, तो हमने पहले भी ये पढ़ा है, एक कविता एक बार अगर लिख दी गई तो उसकी कटाई फिर निरंतर होती रहती है। यानी वह सदैव, हमेशा हमेशा के लिए फल देती रहती है, हमेशा अपनी खुशबू फैलाती रहती है, अनंत काल तक वह विराजमान रहती है और सबको लाभ देती है, सभी को रस से ओतप्रोत कर देती है, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। उस कविता का भाव, आनंद अगर कोई लूटता रहे तो वह कम नहीं होती, उल्टी बढ़ती जाती है। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकुन्ना। कवि उमाशंकर जोशी जी कहते हैं कि ये जो कविता है मेरी, और ये जो मेरा पृष्ठ है, मेरा जो पन्ना है, मेरा खेत है, वो खेत रस का अक्षय पात्र बना है, और इस कविता से अनंत काल तक, हमेशा हमेशा के लिए ये रस बहता रहेगा और ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसीलिए अक्षय पात्र इसे कहा गया है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी कविता की ओर। दूसरी कविता में बगुलों के पंख है, और इस कविता के अंदर आसमान के अंदर उड़ती हुई श्वेत पंक्ति, बगुलों की जो पंक्तिबद्ध श्रृंखला है वह आसमान में उड़ रही है, बगुले उड़ रहे हैं, और उनका जो सौंदर्य है वह बड़ा ही प्रभावशाली, आकर्षक प्रतीत होता है। क्या कहते हैं, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। आसमान में पंक्तिबद्ध बगुले हैं, उड़ रहे हैं, और उनके पंख है वे बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। चुराए लिए जाती हुए मेरी आंखें, और वो पंक्ति मेरी आंखों को चुरा लेती है, अर्थात एक टक अपने आप से बांध लेती है।
कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, और पूरे आकाश में काले रंग के घने काले बादल छाए हुए हैं, और उन काले बादलों के मध्य में से गुजरती हुई सफेद रंग की पंक्ति, और वो बगुले उड़ते हुए। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, ऐसा लग रहा है जैसे संध्या है वह श्वेत रंग की पंक्ति का रूप धारण करके आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो उपमा अलंकार का भी दृष्टि लग रही है यहाँ पर। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, और धीरे धीरे, क्योंकि आसमान बड़ा विस्तृत है, चाहे बगुले कितनी भी तेज गति करे वो धीमे धीमे उड़ते हुए ही लगते हैं। तो होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, और अपने इस चमत्कारिक स्वरूप से, अपने इस दृश्य से मेरे हृदय को वह बांध लेती है। मेरी नजरें उधर दूर तक उनके साथ साथ चली जाती है, जिधर जितनी दूर तक वो बगुले जा रहे हैं। उसे कोई तनिक रोक रखो, इस दृश्य को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील समय में मैं इस दृश्य को निरंतर देखते रहना चाहता हूं, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य जो मन को बांध लेता है, वो दृश्य मैं उसको बहुत देर तक देखना चाहता हूं, उसको भी भीतर तक अनुभव करना चाहता हूं। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, और वो दृश्य, वो बगुलों की पंक्ति है, मेरी आंखों को चुराए लिए जा रही है, अर्थात मेरी नजरें, मेरी पलकें उनसे बंध गई है, और मेरी सारी नजर उन्हीं के ऊपर रह रही है। नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें, और इस प्रकार पंक्तिबद्धता के साथ वो बगुलों के पंख है आसमान में दिख रहे हैं, और जिसके कारण से मेरी नजर है वह उन पर अटक गई है। कविता पूर्ण हो गई है। तो संध्या के समय का या बादलों के समय का, जब बारिश होने वाली हो, उससे पूर्व का ये दृश्य है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना इसलिए कहा गया है क्योंकि खेत के अंदर फसल जब एक बार बीजारोपण कर दी जाती है, वह बीजारोपण से फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है उग करके, और फिर उसको किसान लोग काटते हैं, और फिर पुनः दूसरी बार फिर से बीजारोपण करते हैं, फिर से फसल होती है, फिर उसको काटते हैं। इस प्रकार अनंत काल तक खेत में भी फसल है वह उगाई जाती है, लेकिन जो पन्ने पर फसल उगाई जाती है वह कविता की फसल होती है, जो भावों, विचारों, कल्पनाओं के बीजों के माध्यम से उस पन्ने पर अंकित की जाती है, और उस फसल की कटाई भी अनंत काल तक चलती रहती है। और इसीलिए कागज के पन्ने को की भी खेत के साथ समानता बताई गई है। देखा जाए तो उपमा अलंकार है, तो इस हिसाब से उपमा नहीं है, रूपक अलंकार है। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, यानी रूपक अलंकार यहाँ किया गया। आरोप है कागज पर खेत होने का आरोप, जहां आरोप होता है वो रूपक अलंकार होता है। ठीक है। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? तो रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज, अंधड़ है भावों विचारों की आंधी, और बीज है यहां पर शब्दों के बीज। तो भावों विचारों की आंधी के साथ हृदय के अंदर शब्दों के बीजों की उत्पत्ति हुई, फिर पंक्तिबद्धता के साथ उसके अंदर विविध अलंकार, छंद आदि का प्रयोग करके एक कविता का लेखन हुआ। तीसरा प्रश्न है, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? सीधा सा बात है, अक्षय पात्र का मतलब होता है जिस पात्र के अंदर की सामग्री कभी समाप्त न हो, तो जिससे सदैव कुछ न कुछ वह सदैव भरा रहे। तो इसी प्रकार कविता भी कभी समाप्त नहीं होती। अक्षय पात्र का जो खाने का जो भी पदार्थ है वह कभी समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार कविता का जो भावार्थ है, कविता का जो अमृत देने की योग्यता है, कविता से जो आनंद अनुभूति करने की जो शक्ति है, वह कभी समाप्त नहीं होती। अनंत काल तक कविता उससे आनंद प्रदान करती रहती है। इसीलिए रस का अक्षय पात्र है वह कविता को कहा गया है, कविता के उस पृष्ठ को कहा गया है। व्याख्या करें। शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पोत से नमित हुआ विशेष, यानी जब भाव विचारों का अंधड़ आया, उसके उपरांत मैंने अपने हृदय के उन भावों को एक जगह करके उनके अंदर विविध व्याकरणिक विशेषताएं डालते हुए, अलंकार अलंकृत करते हुए, उनको सजाते हुए, सुसज्जित करके पृष्ठ के ऊपर लेखन रूप में किया। जब बीजों के रूप में उनको वहां रखा, तो धीरे धीरे करके वह फसल है फूट पड़ी और कविता का लेखन हुआ। और ये कविता है विविध प्रकार के पत्रों, पुष्पों से वह अलंकृत हो गई, अर्थात उसको सजा करके कविता के रूप में वहां मैंने लिख दिया।
फिर है, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। कविता जब एक बार लिख दी जाती है तो वह अनंत काल तक उसकी कटाई की जा सकती है, अर्थात उसका आनंद, उसको पढ़ करके उसका जो है भावार्थ समझते हुए जो अनुभूति लोग करते हैं, जो कवि करते हैं, जो पाठक करते हैं, वो अनुभूति से उन्हें जो आनंद उत्पत्ति होती है वह अनंत काल तक होती है। हर व्यक्ति आने वाले समय की 10 पीढ़ियां, 12 पीढ़ियां, 15 पीढ़ियां उसका आनंद उठाती रहती है। और उसको जितना भी लोग ज्यादा पढ़ते हैं, जितना ज्यादा उसको लूटते हैं, उतना वह कम नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती है। तो प्यारे साथियों, आपकी पद्य भाग है वह पूर्ण हो चुका है। आखिरी कविता और उसका भावार्थ, उसके प्रश्नोत्तर सब कुछ बता दिए हैं। तो अब हम चलेंगे गद्य की ओर। गद्य में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि मात्र 6 पाठ हैं और 6 पाठों में आपको पॉइंट वाइज यानी 5-7 पॉइंट बना करके फिर उनको एक साथ सारांश रूप में उसको समझाया जाएगा। प्रश्नोत्तर भी सारे बता देंगे, अन्य महत्वपूर्ण उसमें प्रश्न ज्यादा बताएंगे गद्य भाग में। इनमें भावार्थ बताना था और आगे आपके प्री बोर्ड जैसे कुछ प्रश्न पत्र आपके यहाँ अपलोड करेंगे या प्रश्न पत्र का हल बताएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो परीक्षा से संबंधित हो। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जय सिया राम बोलते रहें। जय सिया राम।